नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं आपका मेजबान अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज के जेर कैद बलोच खवातीन के खानदान कर रहे हैं चीखो पुकार। शदीद ठंड में घरेलू गैस की किल्लत को लेकर कराची में गम गुस्से का गुबार। और पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को पश्तून लीडर ने दिया मिलिटराइजेशन करार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने रियासती जुल्म और सितम की तमाम हदें पार कर दी हैं। हालांकि पाकिस्तानी फौज के पंजाबी अफसरान बलोच तलबा व तालिबात, दानिश्वरों और इंसानी हुकूक कारकुनों को तो हजारों की तादाद में अगवा करके फर्जी मुकाबलों में कत्ल कर चुके हैं, लेकिन इंसानियत सोच पहलू यह है कि पाकिस्तानी फौज के बुज़दिल अफसरान अब बलोच खवातीन और बच्चों तक को नहीं बख्श रहे। जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को, क्योंकि ये इंसानियत सोच तस्वीरें हैं बलूचिस्तान की उन चंद लापता ख्वातीन की जिन्हें पाकिस्तानी फौज, खुफिया एजेंसियों और सीटीडी के पंजाबी अहलकारों ने दिन दहाड़े धावा बोलकर जबरन अगवा किया। लेकिन साल 2025 में दर्जनों की तादाद में अगवा की गई बलोच ख्वातीन हस्बे दस्तूर एक पुरस्कार राज बनकर रह गई हैं। इसकी असल वजह यह है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का दावा करने वाली पाकिस्तानी फौज और नाम निहाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी सीटीडी की जानिब से अगवाशुदा बलोच ख्वातीन को अभी तक ना किसी कोर्ट में पेश किया गया और ना ही मुतासिरा खानदानों को उनकी सलामती के बारे में कोई जानकारी दी गई। यही वजह है कि मौसम सरमा की कमकपाती सर्दी में लापता बलोच ख्वातीन के मुतासिरा खानदानों की जानिब से बलूचिस्तान के कैच जिले में सीपेक हाईवे पर खुलेआम आसमान के साए तले धरना दिया जा रहा है और इस धरने में शामिल मुतासिरा खानदान पूरी आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैं तमाम भाइयों और बहनों से यही अपील करती हूँ कि कल 12 बजे प्रेस क्लब के सामने हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सबसे यही अपील है कि आए, हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ को बुलंद करें। ये तकलीफ एक घर में नहीं है, जैसे कि मेहरगुल मेरी के घर में, माजवीन के घर में, ऐसे बलूचिस्तान में ऐसे बहुत से घरें हैं जिनमें ये तकलीफ है कि उनके लोगों को बार बार उठाया जाता है, उनको मार के फेंका जाता है। इसलिए कल एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है प्रेस क्लब के सामने 12 बजे। आप सबसे यही अपील है कि आप वहाँ आए, हमारी आवाज़ बने, हमारे दुख को आगे बढ़ाएं कि ताकि इस बैरक पुलिस को ये पता चले कि हम कब से इनके साथ ये अपील कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से मीडिया कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी है। ताहम सितम ज़रीफ़ी ये है कि बलूचिस्तान में ख्वातीन और बच्चों की बढ़ती जबरन अगवाकारी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे मुतासिरा खानदानों को रियासती जुल्म सितम का शिकार बनाया जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इंसानियत सोच वीडियो से मंजरेआम पर आ रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर बलोच लीडरान ही नहीं बल्कि दीगर महकूम कौमों के सियासी समाजी रहनुमा तक गहरी तशवीश जाहिर कर रहे हैं। 1948 में जेनेवा कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड में फैसला हुआ कि किसी कौम के अफराद का सिर्फ कत्ल ही नस्लकुशी नहीं है, उस कौम के अफराद को की टारगेट किलिंग, मावरा अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगी, उनको खौफजदा करना और उनको इज्तिमाई सजा देना भी खुद यानी नस्लकुशी है। बलोच, पश्तून और सिंधियों ने देखा कि कैसे
लोगों को टारगेट करके कत्ल किया गया, मावरा अदालत कत्ल किया गया, जबरी गुमशुदगियां हुई। लेकिन अब रियासत ने एक और बर्बरियत शुरू की है, खवातीन को उठाकर लापता कर दिया जाता है, बलोच खवातीन को, बलोच जैसी काबिल फख्र कौम की खवातीन को। कई बलोच खवातीन लापता कर दी गई, माजबिन, फरजाना, रहीमा, नसरीन, हानी, हैरुन्निसा और इस तरह की बहुत सी खवातीन लापता कर दी गई हैं। जिस बुनियाद पर, यानी ये जो जुर्म कर रहे हैं, ये एक खातून या एक फर्द के साथ जुर्म नहीं, ये पूरे बलोच कौम को खौफजदा कर रहे हैं। जिस इल्जाम में उनको लापता किया जा रहा है, ये पश्तूनों के साथ हो चुका है। रियासत ने दहशतगर्द तंजीमें बनाई, उनको हमारे इलाकों में भेजा, हम कत्ल होते रहे, फिर फौज आई कि नहीं हम ऑपरेशन करके इनको कत्ल करते हैं। उनको तो ना किया। जब हमें बेघर किया गया तो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया, ISPR की फिल्मों ने पश्तून लिबास, पश्तून लहजे और पश्तून को दहशतगर्द बना दिया गया। यानी प्रोफाइलिंग की गई, पश्तून और दहशतगर्द को एक कर दिया गया, एक साबित किया गया। सिर्फ इस प्रोफाइलिंग के नतीजे में सिंध और पंजाब में सैकड़ों पश्तून कत्ल किए गए। आज बलोच खवातीन के साथ वही हो रहा है। उनको खुदकश हमला आवर की प्रोफाइलिंग में उठाया जा रहा है। हर वो पढ़ी लिखी खातून जो इंसानी हक मांग रही है, वो उनकी नजर, वो उनको बस ये खुदकश हमलावर कह के लापता कर रहे हैं। ये जुर्म सिर्फ इंसानी हकूक का जुर्म नहीं है, ये रियासती बर्बरियत की इंतहा है। खामोशी हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है। खामोशी का मतलब जबर का साथ देना है, मुजरिम का साथ देना है। अगर आवाज उठाओगे तो हम इस गुनाह से बच जाएंगे। आपके पास मोबाइल है, आपके पास सोशल मीडिया है। ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया अब बहुत बड़ी ताकत है। बराए करम इस पे आप मुहिम चलाएं, पोस्टिंग करें। आप मुल्की और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक और ख्वातीन की हकूक की तंजीमों को टैग करें, सियासी पार्टियों को टैग करें, सियासी रहनुमाओं को टैग करें और इन मजलूम ख्वातीन की आवाज बने। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने ईरान की सरहद से सटे बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार इलाकों में ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ रियासती जुल्म ज्यादतियां बेहद तेज कर दी हैं। इसकी असल वजह मानी जा रही है बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रही BLA और BLF समेत मुख्तलिफ बलोच कौम परस्त तंजीमों के मुजाहिदीन की जानिब से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ किए जा रहे खौफनाक हमले। क्योंकि बलोच कौम परस्त तंजीमों के फिदाई मुजाहिदीन बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आए रोज सरेआम हमले कर रहे हैं। लिहाजा बलोच मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ फिदाई हमलों को लेकर हो रही पाकिस्तानी फौज के बुज़दिल चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। यही वजह है कि इस फजीहत से बौखलाई पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस की आड़ में बेगुनाह बलोच वो पश्तून ख्वातीन और बच्चों को सॉफ्ट टारगेट कर रही है। नाजरीन, बलूचिस्तान के बाद अब रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं शदीद ठंड में घरेलू गैस की किल्लत से मुतासरा खानदानों में गम और गुस्से की लहर का। कराची समेत सिंध सूबे के बाशिंदों का कहना है कि पाकिस्तान के कौमी खजाने को वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, ताहम हुक्मरान तबका उन्हें रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश मुश्किलात की मुसलसल अनदेखी कर रहा है। मुआशी बदहाली और तवानाई की शदीद किल्लत के बहरान से
बुरी तरह मुतासिरा पाकिस्तानी शहरियों के लिए अपनी रोजमर्रा जिंदगी की जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह है पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज मुसलसल हो रहा होशरुबा इजाफा। हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के गरीब खानदान ही नहीं बल्कि कारोबारी तबका तक मौजूदा दौर में गुर्बत और महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे को लेकर परेशान है। नतीजतन पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से आजिज गरीब खानदानों में बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि इन्हें दरपेश मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बेरोजगारी तो बहुत टाइम से बढ़ी हुई है पाकिस्तान में। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोगों का घर में पूरा नहीं हो रहा। और दूसरी बड़ी बात है, आलमी मंडी में जैसे मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमत गिरती है, हमें ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। जब तक हमारे मुल्क में महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी तो लोग खुदकुशी करते रहेंगे और लोग परेशान रहेंगे। बेरोजगारी को गवर्नमेंट को चाहिए कि बेरोजगारी को खत्म करें, क्योंकि बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेंगे और लोग खुदकुशी करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की अवाम बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से आए दिन खुदकुशी लोग कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। पाकिस्तानी कमर्शियल कैपिटल और तिजारत और सनत का हब माने जाने वाले कराची के बेशतर इलाकों को अमूमन हर साल ही सर्दियों के मौसम में गैस की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा रसोई गैस की किल्लत के चलते सबसे ज्यादा परेशानी घरेलू खवातीन को उठानी पड़ती है, क्योंकि गैस की किल्लत की वजह से घरेलू खवातीन को रोजमर्रा कामकाज में शदीद दुश्वारियों से दोचार होना पड़ता है। यही वजह रही कि कराची में रसोई गैस खुसूसन CNG और LPG गैस की किल्लत से मुतासिरा खानदान की जानिब से इससे पहले भी एहतजाजी मुजाहिरे किए जाते रहे और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए हर साल दरपेश गैस की किल्लत को रोकने की सख्त में मुअस्सर इक़दामात की मुसलसल अनदेखी पर शदीद गम गुस्सा जाहिर करते रहे। गैस आती नहीं है, सुबह उठते हैं, सुबह गैस नहीं होती है। सुबह जब नाश्ता बना रहे हैं, जब चूल्हे के पास जाते हैं, चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जलता नहीं, गैस ही नहीं होती, तो बड़े परेशान हैं भाई। ये देखें मीटर चल रहे हैं, गैस आती है, लोग बोलते हैं गैस आ रही है, हल्की फुल्की आती है फिर चली जाती है। मीटर भी है, सब कुछ है, फिर सुबह उठते हैं नाश्ता करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है होटलों पे। होटल के भाई थोड़े महंगे पड़ते हैं, हमारे हफ्ते भी सेठ आदमी नहीं है, हम रोज़ बाहर नाश्ता करें तो ये गैस के मीटर लगे हुए, मसला ये सारा। और बिल इतने आ जाते हैं, गैस होती नहीं और बिल 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये गैस के बिल भेज देते हैं। इधर भाई गैस नहीं आती, रात में आके होटलों से खाना पड़ता है, सुबह भूखे पेट जाना पड़ता है काम पे, बाहर से खाना पीना करने में बहुत महंगा पड़ रहा है। इधर सब जगह ही नहीं है गैस, सर्दी गर्मी है ही नहीं गैस। गर्मियों में भी आती है तो 8 बजे वापसी चली जाती है, सुबह 9 बजे आती है, 9-10 बजे। काफ़ी बार गए, धरने दिए, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ। बोलते हैं हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक के तो नहीं हुआ हल। ये मुश्किल किसी एक घर की नहीं बल्कि पूरे सिंध सूबे में रिहाइश पजीर हर खासो आम खानदान की है, क्योंकि जीने के लिए 2 वक्त की रोटी और रोटी पकाने के लिए चूल्हा जलाना बेहद जरूरी है। लेकिन सप्लाई पाइपलाइन में गैस का प्रेशर बेहद कम होने की वजह से बेशतर लोगों को लकड़ियों और कोयले से चूल्हे जलाने पड़ते हैं। लेकिन मुतासिरा खानदानों के लिए चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना और इन्हें मनमानी कीमतों पर खरीदना आसान काम नहीं होता। इसकी असल वजह यह है कि खस्ता हाल मईशत से दो चार पाकिस्तान में बेकाबू रोजगारी, गुर्बत और महंगाई ने गरीब खानदानों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन हुकूमत सबके लिए बेकार है, तो गरीब वैसे ही मर रहा है, तुम और मार दो।
نہ گیس کے ہونے کی صورت میں کہ نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ پینے کو مل رہا ہے. کب تک ایک انسان کمانے والا بل بھرے, ہوٹلوں پہ توجہ دے, ہوٹلوں سے کھانا لے کر آئے, بچے نہ اسکول کھانے کا آفس جا رہے ہیں, جب کھانا نہیں ہے آفس سے آ رہے ہیں, جب کھانا نہیں ہے, تو یہ بتائیں کیا فائدہ ہے ایسے گیس کے میٹروں سے. لیٹ نائٹ بار بار چولہا آن کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں تھوڑا بہت پریشر تیز ہوا ہے تو سالن بنا لیا جائے, کھانا بنا کے رکھ دیا جائے, کیونکہ اب بھوکا تو مرنا نہیں ہے, اگلے دن کچھ نہ کچھ تو بچوں کو بھی کھلانا ہے, خود بھی کھانا ہے. تو 2-2 دن کا کھانا بنا کے رکھ دیا جاتا ہے اس بہت شارٹ ٹائم میں. اگر مہمان گھر میں آ جائیں تو آپ یقین کریں گے چائے کی ایک پیالی تک ان کو پلانے کے لیے گیس نہیں ہوتی. خصوصاً کراچی شہر میں گیس کا بڑا شدید بحران ہے. گیس جو ایک لوڈ شیڈنگ ہے, پراپر رات 10 بجے کے بعد گیس اویلیبل نہیں ہوتی. صبح میرے خیال میں کوئی 6 بجے, رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کراچی شہر میں گیس اویلیبل نہیں ہے. یہ میٹر اس وقت بھی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر کیا گیا, پیٹرولیم منسٹری میں 4 دفعہ اس پیٹرولیم منسٹری میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ میٹر آیا ہے, لیکن ڈیفر کر دیا گیا ہے. تو مجھے انتظار ہے, مطلب یہ اتنا پرانا میٹر ابھی تک اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا ہے. معاشی بدحالی کے عالم میں پاکستان میں ایک طرف بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے. گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ سے پریشان حال پاکستانی شہریوں میں غم و غصے کی لہر شدت اختیار کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی جیسی صورتحال کا ذخیرہ اندوز, منافع خور اور جرائم پیشہ گروہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. حالانکہ کراچی سمیت سندھ صوبے میں رسوئی گیس کی شدید قلت پر صوبائی حکومت, انتظامیہ اور سوئی سردن گیس کمپنی کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح عموماً ہر روز گیس کی سپلائی ہو رہی ہے, لیکن متاثرہ خاندان حقیقت حکومتی دعووں کے بالکل برعکس بتا رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پی آئی اے کی ملٹرائزیشن پر پشتون لیڈر ایم ایل ولی خان کی سیاسی الغاز. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. افغانستان کی سرحد سے سٹے خیبر پختونخوا صوبے قبائلی علاقوں میں فوجی چیک پوسٹ پر طالبان دہشت گردوں کے خوفناک حملوں سے بوکھلائی پاکستانی فوج نے ڈرون حملے مزید تیز کر دیے ہیں. لیکن انسانی افسوس پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے وار آن ٹیرر کے نام پر خیبر پختونخوا صوبے قبائلی علاقوں میں جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں, ان حملوں میں بے گناہ پشتون خاندانوں کے مکانات ہی نہیں بلکہ مسجدیں تک تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اس کی تازہ مثال خیبر پختونخوا صوبے قبائلی ضلع نارتھ وزیرستان میں پاکستانی فوج کے بیس کیمپ میران شاہ شہر میں منظر عام پر آئی, جہاں پاکستانی فوج کے ڈرون حملوں میں زخمی 3 بچوں کو ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا. اس موقع پر ہاسپٹل میں جمع متاثرہ پشتونوں نے پاکستانی فوج کے ڈرون حملے فی الفور بند نہ ہونے پر پورے صوبے میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا. پاکستان کے سندھ صوبے میں لاقانونیت کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے اغوا کاروں اور ڈاکو لٹیروں کے حوصلے لگاتار بلند ہو رہے ہیں. اس سچائی کی تازہ مثال سندھ صوبے کے گھوٹکی ضلع میں پیش آئے سنسنی خیز واقعے سے سامنے آئی, کیونکہ گھوٹکی ضلع کے اندرونی علاقے میں لٹیروں نے مسافروں سے بھری بس پر حملہ کیا اور اس حملے کے بعد بس میں سوار تقریباً 1.5 درجن مسافروں کو اغوا کر کے لے گئے. قابل غور بات یہ رہی کہ سندھ صوبے کے گھوٹکی ضلع میں جس مسافر بس پر لٹیروں نے دھاوا بولا وہ بس کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی. اس بیچ لٹیروں نے گھوٹکی ضلع میں تابڑ توڑ فائرنگ کر کے مسافر بس کو روکا اور مسافروں کو یرغمال بنا کر جم کر لوٹ مار کی. لیکن اس لوٹ پاٹ کی مزاحمت کرنے پر ہتھیاروں سے فائرنگ کرتے ہوئے لٹیرے 1.5 درجن سے زیادہ مسافروں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے. نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مذہبی روایات اور اخلاقیت کی پیروکاری کا دم بھرتے نہیں تھکتے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے پنجابی فوجی افسران. لیکن پاکستانی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ویڈیو نے پنجابی فوجی افسران اور ان کی اولادوں کے کالے کارناموں کی سچائی پوری طرح بے نقاب کر دی ہے.
یہ وائرل ویڈیو پاکستان کے پنجاب صوبے قصور ضلع کے مصطفیٰ پولیس اسٹیشن کی بتائی گئی، کیونکہ مصطفیٰ پولیس اسٹیشن کے SHO کی ٹیم نے خفیہ اطلاعات پر پاکستانی فوج کے بالادست جنرل کرنل کے فارم ہاؤس پر چھاپے مارے تو وہاں سے غیر اخلاقی حرکات میں ملوث پنجابی فوجی افسران کے 55 نوجوان بیٹے بیٹیوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ لہٰذا پاکستانی اقتدار اور پنجابی صوبائی حکومت نے پنجابی فوجی افسران کی ہدایت پر مصطفیٰ پولیس اسٹیشن کے SHO کو برخاست کر دیا۔ ناظرین، آخر میں بات دیوالیے پن سے دوچار پاکستان میں قومی اداروں کی نیلامی کو لے کر ہو رہی شدید فضیحت کی۔ یہ سچائی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سامنے آئی کیونکہ شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت نے PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی 135 ارب روپے میں نیلامی کا دکھاوا تو کیا، لیکن آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حکم پر محض 10 ارب روپے میں ہی قومی ایئر لائنز PIA کو حبیب گروپ کے حوالے کر دیا۔ پاکستانی اقتدار پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور کٹ پتلی PM شہباز شریف کی جعلی حکومت دیوالیے پن سے دوچار معیشت میں بہتری کے بلندوں بانگ دعوے کرتی رہیں، اپنے عیش و آرام اور شاہی اخراجات کے لیے IMF سے قرضہ لے کر پاکستانی عوام پر نئے نئے ٹیکس نافذ کرتی رہیں، لیکن بدعنوانیوں میں ڈوبی پاکستانی فوج اور کٹ پتلی حکومتوں کی مالی بے ضابطگیوں کے چلتے تمام حربے ناکام ثابت ہوئے اور آخرکار IMF سمیت دیگر بیرونی ملکوں کے ریکارڈ توڑ قرضوں کے بوجھ تلے دبی پاکستانی حکومت نے قومی پہچان کی علامت رہی PIA تک کو سرعام نیلام کر دیا۔ حالانکہ PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نیلامی کے لیے 135 ارب پاکستانی روپے تک کی بولی لگانے کا دکھاوا تو کیا گیا، لیکن آخرکار پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر کی ہدایت پر ان کے چہیتے حبیب گروپ کو محض 10 ارب پاکستانی روپے میں ہی PIA بیچ دی گئی۔ پاکستان کی سول سوسائٹی اور جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں قومی دولت کی بندر بانٹ پر شدید غم و غصہ ظاہر کر رہے ہیں۔ PIA 10 ارب کا ڈرامہ رچا کے کون لے کے جا رہا ہے؟ فوجی فرٹیلائزر۔ یہ نجکاری نہیں، یہ فوجکاری ہے اور یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اگر نجکاری کریں گے، اس نجکاری جیسے میں نے پہلے بولا اس کا بنیاد یہ ہوگا کہ وہ ادارہ کمائی بھی کرے گا اور پاکستان کو ٹیکس دے گا، تو فوج تو پہلے 140 کاروبار کا ٹیکس نہیں دے رہا، مطلب اس کا ٹیکس بھی نہیں دے گا، تو بس جو وسائل ادھر سے گئے ادھر آپ اپنے مزے کرو۔ میں آج بھی یہ مانتا ہوں، حکومت کے ساتھ ہوں کہ بالکل ان اداروں کی نجکاری وقت کی ضرورت ہے، لیکن نجکاری وقت کی ضرورت ہے۔ نجکاری ہوگی، کسی کاروباری بندے کو یہ ملیں گے تو ایک تو ان اداروں پہ جو سرکار کا سرمایہ لگ رہا ہے وہ نہیں لگے گا، اور نمبر 2 یہ ادارہ الٹا پاکستان کو ٹیکس دیں گے۔ اب ادھر کیا ہو رہا ہے؟ نجکاری کے نام پہ فوجکاری۔ ادھر نجکاری نہیں ہو رہی، ادھر پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی، ادھر ملٹرائزیشن ہو رہی ہے۔ یہ نظام آج پھر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جو آج سے 70 سال پہلے ہمارے اکابرین بادشاہ خان بابا اور خدائی خدمتگار فرماتے تھے کہ یہ ملک بنا ہے اس ادارے کے لیے اور یہ ادارہ ہے اس ملک کے لیے۔ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ نجکاریاں ہو، لیکن ہم نہیں۔ آئین پاکستان یہ تقاضا رکھتا ہے کہ نجکاریاں ہوں گی، فوجکاریاں نہیں ہوں گی۔ فوج کو کاروبار کا حق نہیں ہے، فوج کو سڑک بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو سیمنٹ بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو کارن فلیکس بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو
कॉलोनीज बनाने का हक नहीं है। जिन्होंने आज से 50 साल पहले फिरौनियत के नशे में एक ड्रामा रचाया और अफगानिस्तान के बाशिंदों को लेकर आए और पाकिस्तान में रिहाइश पजीर किया। इधर अफगान कमिश्नरेट बना, इन अफगान महाजरीन के नाम पे अरबों खरबों रुपए आए और इस रियासत ने हड़पे हैं। तब भी जुल्म किया। उन अफगान महाजरीन के नाम पे फिर मुजाहिद, तालिब, फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान, और फिर आज उसी महाजिर को बहाना बना के जलालत से इस वतन से रुखसत किया जा रहा है। अफगान से आए महाजिर, उनके नाम पे से 50 साल एक खेल खेला गया और आखिर में ये जो चैप्टर का वाइंड अप जिस तरीके से हो रहा है, ये बात मेरी याद रखे रियासत पाकिस्तान कि ये पाकिस्तान की गले की हड्डी बनेगी। ये तरीकेकार ना 50 साल पहले ठीक था, ना 50 साल ठीक रहा है, और ना आज जो हो रहा है वो ठीक है। आसान बहाना है। मैंने उस दिन सेनेट में भी कहा, बस आसान बात है, जहां वाकया हो जाए कोई पता नहीं, कोई अता नहीं, बस 2 मिनट बाद पता चल जाता है भाई अफगानिस्तान से आए हैं। तो भाई अफगानिस्तान से कंट्रोल किसने करना है? ये दिफा का क्या मतलब है? और ये दिफा के नाम पे जो 80% डायरेक्ट बजट और 180% इनडायरेक्ट बजट हड़पा जा रहा है, ये क्या है? तो नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।